वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th में आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में हमने सबसे पहले लाभदायक महत्व है वो डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जीवाणुओं के जो लाभदायक महत्व, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला हमने महत्व पढ़ा था वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सिम्बायोटिक और मुक्तजीवी रूप से जीवाणु पादपों के साथ उपस्थित रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दूसरा हमने देखा था वह आपको ध्यान रखना है विभिन्न पोषक पदार्थ है उनके पुनः चक्रण में भी जीवाणु होते हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद हमने औद्योगिक महत्व के बारे में देखा था। डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया उससे दूध से दही बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। फिर उसके बाद भी हमने देखा था कि बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की हमें जो प्रतिजैविक औषधियाँ और एंजाइम के उत्पादन होते हैं, सिरका का उत्पादन होता है, ये सारी हम डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। आज हम बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व में सेकंड पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट है वह कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे सेकंड पार्ट है वह है हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा जो हानिकारक प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उस बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा सबसे पहला प्रभाव है जीवाणु एवं भोजन विषाक्तता। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि भोजन की विषाक्तता को बढ़ा देते हैं, टॉक्सिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एवं माइक्रोकोकस ओरियस। इनके द्वारा भोजन में विषाक्त पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। भोजन में बैठने पर भोजन के साथ में विषाक्त पदार्थों को मिला दिया जाता है। भोजन के साथ किसको मिला दिया जाता है, इनके द्वारा विषाक्त पदार्थों को मिला दिया जाता है। और विषाक्त पदार्थों को मिलाने के फलस्वरूप इस विषाक्त भोजन का उपयोग यदि मनुष्य कर लेता है तो मनुष्य की इससे मृत्यु हो जाती है, जिसे हम बोटुलिज्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार के रोग से मनुष्य में मृत्यु तक हो सकती है। इस रोग को हम क्या कहेंगे, बोटुलिज्म के नाम से जानते हैं। तो पहला आपको प्रभाव ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जीवाणु एवं भोजन विषाक्तता। इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एवं माइक्रोकोकस ओरियस के द्वारा विषैले पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। ये विषैले पदार्थ भोज्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं। इन विषाक्त भोज्य पदार्थों का सेवन यदि मनुष्य द्वारा किया जाता है तो मनुष्य की इससे मृत्यु तक हो सकती है। इस रोग को हम क्या कहेंगे, बोटुलिज्म कहा जाता है। तो बोटुलिज्म का कारण होता है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एवं माइक्रोकोकस ओरियस जैसे विषाक्त जीव होते हैं। ये मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों होते हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे मछलियां हैं, कुछ मछलियां होती हैं जो कि इनका सेवन कर लेती हैं, तो जिसके फलस्वरूप भी उनका जो है वह आपको ध्यान उनके लिए हानिकारक होती है, उनका नष्ट हो जाती है। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, हानिकारक प्रभाव में पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रमुख मानव रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो उसमें आप सबसे पहला रोग ध्यान दीजिए, न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया रोग होता है वह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जो लंग्स होते हैं वे इफेक्ट होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, न्यूमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण से होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है तपेदिक या जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तपेदिक या जिसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक रोग होता है या टीबी रोग होता है, वह किसके कारण से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के फलस्वरूप या उनके संक्रमण के फलस्वरूप कौन सा रोग होता है, तपेदिक या टीबी रोग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा रोग होगा, तपेदिक या टीबी रोग होता है। तीसरा आपको रोग ध्यान रखना है टाइफाइड। ये टाइफाइड होता है वह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसके संक्रमण से टाइफाइड रोग हो जाता है। फिर अगला रोग हमें ध्यान रखना है टिटेनस। और टिटेनस रोग होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। ये मुख्य रूप से जो लोह पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से अगर घाव लगता है तो शरीर में प्रवेश करने के फलस्वरूप ये रोग हो जाता है टिटेनस रोग। और टिटेनस रोग उसका रोग कारक कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है पीलिया। और पीलिया होता है वो किसके द्वारा होता है, तो लेप्टोस्पाइरा इरेक्टियो हीरो लेप्टोस्पाइरा
इरेक्टोरोही मोराइजी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से लेप्टोस्पाइरा इरेक्टोरोही मोराइजी के द्वारा होता है, वह कौन सा होता है? पीलिया रोग होता है। फिर अगला हमें ध्यान रखना है प्लेग, और प्लेग किसके द्वारा होता है? पार्चुरोला पेस्टिस या कई बार यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। तो यर्सीनिया पेस्टिस या पार्चुरोला पेस्टिस के द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। ये 2 साल पहले नीट में एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान दीजिए कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रेसी या कुष्ठ रोग होता है। तो लेप्रेसी या कुष्ठ रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। फिर अगला हमें ध्यान रखना डायरिया या अतिसार, और ये किसके द्वारा होता है? बैसिलस कोलाई के द्वारा होता है। एक और रोग इसके साथ आप ध्यान रख सकते हैं, जठरांत्र शोथ, और जठरांत्र शोथ रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ई कोलाई के द्वारा होता है जठरांत्र शोथ। और जठरांत्र शोथ रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? एस्केरेसिया कोलाई के द्वारा होता है, ई कोलाई के द्वारा होता है। ई कोलाई के द्वारा जठरांत्र शोथ, यानी हमारी जो आंत होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसे हम कहते हैं जठरांत्र शोथ। इस जठरांत्र शोथ रोग का रोग कारक कौन है? ई कोलाई है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि डायरिया या अतिसार के रोग कारक कौन है? बैसिलस कोलाई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हेजा, और हेजा के लिए कौन सा रोग कारक है? तो आपको जानकर विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया है उसके द्वारा हेजा रोग होता है। फिर उसके बाद में आपको डिप्थीरिया रोग के बारे में ध्यान रखना है। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया के फलस्वरूप क्या होता है? तो आपको जानकर डिप्थीरिया रोग होता है। फिर काली खांसी या बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा होने वाला रोग है काली खांसी, या पर्टुसिस भी इसे कहते हैं। तो काली खांसी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा फैलता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है पेसिस, और पेसिस रोग होता है वह साइजेला डिसेंट्री से उत्पन्न होता है, फैलता है। तो ये कुछ रोग है जो इम्पोर्टेंट रोग थे, वो सारे मैंने आपको इसमें नोट किए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान दीजिए, वो आपको ध्यान रखना है जीवाणु जनित पादप रोग कौन कौन से हैं, प्लांटों में कौन कौन से डिजीज होते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट डिजीज आपको ध्यान रखना है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। नींबू में जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वह सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो नींबू में सिट्रस कैंकर रोग होता है वो ज़ैंथोमोनास सिट्राई से होता है। तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई से नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम। देखो सोलेनेसी कुल के सदस्य उनमें ये होता है, तो इसलिए जाति तो आपको याद रह जाएगी सोलेनिसियरम, और इस बैक्टीरिया का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा? स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम आलू है, खीरा और बैंगन में म्लानी रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आलू, खीरा और बैंगन में जो म्लानी रोग होता है वह स्यूडोमोनास के द्वारा होता है। फिर आपको एक ध्यान रखना है इरविनिया एराइडी। इरविनिया एराइडी के द्वारा मूली, टमाटर, गोभी इत्यादि में गलन रोग होता है, वह किसके द्वारा होता है? इरविनिया एराइडी के द्वारा होता है। तो इरविनिया एराइडी के द्वारा गोभी, टमाटर और मूली में गलन रोग उत्पन्न होता है, रोट रोग उत्पन्न होता है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गोल डिजीज होती है। इसमें उत्तकों की अनियमित वृद्धि होती है, जिसके कारण से उत्तक जो है वो बड़े आकार के हो जाते हैं, गोल या गांठनुमा संरचना बन जाती है, उसे हम कहते हैं क्राउन गोल डिजीज। और ये होती किसके द्वारा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में काम करता है, इसलिए इसे बायोटेक्नोलॉजी में हम भरपूर रूप से उपयोग करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से जीन स्थानांतरण के उपयोग में लिया जाता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को लिया जाता है। जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें हम डिटेल से इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो ये क्राउन गोल रोग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ज़ैंथोमोनास ओराइजी से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है। वैसे लीफ ब्लाइट होता है वो दोनों प्रकार से होता है, फंगल से भी होता है और बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है वो ज़ैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है किसके बारे में? ज़ैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में कुछ रोग जो जीवाणुओं के द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होते हैं उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें ध्यान दीजिए एंथ्रेक्स रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रासिस से होता है। तो इस प्रकार से बैसिलस एंथ्रासिस होता है वह एंथ्रेक्स रोग पशुओं में होता है, वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है।
ब्लैक लेग डिजीज होता है वह क्लोस्ट्रीडियम काऊ के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है वह ब्लैक लेग डिजीज है। तो ये कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया है। मोनेरा जगत का हम थर्ड उदाहरण देखते हैं और वो कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल है। ध्यान दीजिए, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल है उसको आप देखेंगे कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, हमने जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ी थी उसमें इसको द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार साइनोबैक्टीरिया को एक वर्ग साइनोफाइसी वर्ग के रूप में रखा गया। कौन से वर्ग के रूप में रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है साइनोफाइसी वर्ग के रूप में, वर्ग साइनोफाइसी के रूप में किस में रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है थैलोफाइटा में रखा गया। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार इसे किस में रखा गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको थैलोफाइटा के रूप में वर्ग साइनोफाइसी में रखा गया। तो आप ध्यान दीजिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है, उसको द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्ग साइनोफाइसी में थैलोफाइटा के रूप में रखा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, किस में रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया, और किस वर्ग में रखा गया, साइनोफाइसी में, किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, द्विजगत, किसको, बीजीए को। तो ये सबसे पहले तो आप बात ये ध्यान रखनी है कि बीजीए को किस रूप से रखा गया। फिर उसके बाद में इसको जो है वह आजकल या वर्तमान समय में अब इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना मोनेरा जगत में रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा गया है, अब इसे क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसे क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और इसको किस जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया है। तो इसे मोनेरा जगत में रखा गया। अब इसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोट्स है। ये किस प्रकार का है, प्रोकैरियोट्स है। इसमें जलीय कोशिकांग एवं और जो स्पष्ट केंद्रक होता है उसका अभाव होता है। तो ये किस प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस कारण से इसको किस में रखा गया है, मोनेरा जगत में। हमने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ी थी, उसमें सभी प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया था, मोनेरा जगत में रखा गया था। तो वर्तमान में से साइनोबैक्टीरिया के रूप में हम मोनेरा जगत में रखा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ये साइनोबैक्टीरिया नाम है वो किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है ICNB इन्हें नाम दिया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया द्वारा 1978 में इसका नाम क्या रखा गया, साइनोबैक्टीरिया नाम रखा गया। तो साइनोबैक्टीरिया नाम है वह किसके द्वारा रखा गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ICNB द्वारा रखा गया था। ICNB ने इसको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया, हम इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, साइनोबैक्टीरिया है वह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बीजीय है, नीलहरित शैवाल है, ये हमें ध्यान रखना है। तो साइनोबैक्टीरिया है वह प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। देखो, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिए, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यू बैक्टीरिया वो भी कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से कुछ यू बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, परंतु और आपको ध्यान रखना है साइनोबैक्टीरिया बीजी होता है वो भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। पर डिफरेंस क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है, यानी यू बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती हैं। इनके लिए या तो सल्फर का उपयोग होता है या अन्य पदार्थ उपयोग होते हैं, जिसके कारण से उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है, इन्हें ऑक्सीजनित नहीं होते यू बैक्टीरिया। जबकि आपको ध्यान रखना है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो इसलिए प्रथम ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है वह कौन से हैं, तो पृथ्वी पर प्रथम ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है वह कौन से हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उत्पन्न करने वाले जो जीव है वो कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो इसमें यू बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या उपस्थित होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल
ए भी उपस्थित होता है और साथ में क्या उपस्थित होता है, बी उपस्थित होता है। जैसे हम देखेंगे कि जो हरे जीवाणु हैं या बैंगनी जीवाणु हैं उसमें इस प्रकार का देखा जाता है, तो बैंगनी जीवाणु होंगे उसमें तो इस प्रकार का दिखाई देगा, और हरे जीवाणु होते हैं उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ए के साथ साथ आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ए और ए के साथ में आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियो विरिडीन उपस्थित होता है, बैक्टीरियो विरिडीन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरियो विरिडीन एवं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, वह किसमें उपस्थित है, हरे जीवाणु में। तो हरे जीवाणु और जो बैंगनी जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक तो उपस्थित होते हैं, परंतु क्या उपस्थित होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है। साथ में आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो विरिडीन उपस्थित होता है या क्लोरोबियम क्लोरोफिल उपस्थित होता है। परंतु यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो नील हरित शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, साथ में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, जो कि उच्च पादपों उपस्थित होता है। उच्च पादपों के समान इसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं, जो पीले रंग के होते हैं सामान्यतः, जो कैरोटीनॉइड्स पीले या लाल रंग के होंगे। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित होता है। तो फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है और क्या उपस्थित होता है, फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो फाइकोसाइनिन और क्या उपस्थित होगा, फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, इसके कारण से इसको अलग एक वर्ग के रूप में रखा गया, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल के रूप में। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल और इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता है इनके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं, ये ऑक्सीजनित होते हैं। पृथ्वी पर प्रथम ऑक्सीजनित जो जीव है वो कौन से हैं, तो नील हरित शैवाल है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, साथ में आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो विरिडीन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है या कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होता है एवं फाइकोसाइन और फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जीवाणु होते हैं उसमें नील हरित शैवाल और यूबैक्टीरिया उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो नील हरित शैवाल होते हैं ये नील हरित शैवाल होंगे, ये एक कोशिकीय की हो सकते हैं या आपको ध्यान रखना है कॉलोनी के रूप में और निवह के रूप में हो सकते हैं या तंतु में हो सकते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, ये हमें ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया होंगे, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं। या आपको ध्यान रखना है ये एक कोशिक अतिरिक्त कैसे हो सकते हैं, निवही या कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं। निवही या किस रूप में हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं। या आपको ध्यान रखना है ये किस रूप में हो सकते हैं, तंतुमय रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो तंतु में हो सकते हैं या एक कोशिक हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, निवही या कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं। आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो नील हरित शैवाल है वो किस प्रकार का है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। तो स्पाइरुलिना एक कोशिकीय है। निवह के रूप में कौन सा उपस्थित होता है, तो आप ध्यान दीजिए एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस होते हैं। ये एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस होंगे, ये किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोसिस्टिस होंगे, ये किस प्रकार के हैं, तो आपको निवही या कॉलोनी के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि तंतु में फिलामेंटस रूप में उपस्थित होते हैं, वह कौन से उपस्थित होते हैं, नोस्टॉक होता है, वो फिलामेंटस के रूप में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आपको का ऑसिलेटोरिया होता है, वह भी किस प्रकार का होता है, फिलामेंटस नील हरित शैवाल है। तो इस प्रकार से ऑसिलेटोरिया और आपको नोस्टॉक होंगे, ये किस प्रकार के तंतु में रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि एनाबिना एवं माइक्रोसिस्टिस होते हैं वह निवही या कॉलोनी के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि स्पाइरुलिना होता है वह एक कोशिकीय के रूप में उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होते हैं वे एक कोशिकीय, निवही या तंतुमय रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए तो नील हरित शैवाल होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आपको जानना स्वच्छ जल में भी उपस्थित होते हैं, स्वच्छ जलीय भी होते हैं इसमें सदस्य, इसके सदस्य होते हैं वह समुद्री जल में भी उपस्थित होते हैं। स्वच्छ जल का मतलब अलवणीय जल से होता है, तो अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है किस रूप में उपस्थित होते हैं, लवणीय जल के अंदर समुद्र में भी उपस्थित होते हैं। एवं आपको ध्यान रखना ये स्थलीय भी होते हैं। तो इस प्रकार से स्थलीय भी होते हैं, लवणीय जल के अंदर भी उपस्थित होते हैं और अलवणीय जल के अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो ये उपस्थिति हमें ध्यान रखनी है, वो साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर उपस्थित होते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके बाहर की ओर आप ध्यान दीजिए तो श्लेष्मीय आच्छादन उपस्थित होता है। बैक्टीरिया के बाहर की ओर क्या उपस्थित होता है,
श्लेष्मी आवरण उपस्थित होता है, श्लेष्मिक आच्छन से घिरे हुए रहते हैं, तथा जो गंदा जल होता है उस गंदे जल के अंदर, प्रदूषित जल के अंदर वृद्धि तीव्र गति से करते हैं, अधिक फलते फूलते हैं। तो इसके बाहर की ओर क्या उपस्थित होता है, श्लेष्मिक आच्छन उपस्थित होता है, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। जो किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से निर्मित बाहर की ओर श्लेष्मी आच्छन उपस्थित होता है, जो कि कॉलोनी निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये श्लेष्मिक आच्छन से घिरे हुए रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनके बाहर की ओर आवरण उपस्थित होता है। जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होगी, जो कोशिका भित्ति होती है वह द्विस्तरीय होती है। तो कोशिका भित्ति होगी वो द्विस्तरीय होती है, दो स्तरों से बनी हुई होती है। इसमें जो बाह्य स्तर होगा वह बाह्य स्तर लाइपोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। बाह्य स्तर किससे बना होता है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, लाइपोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। तो बाह्य स्तर होगा वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होता है। जबकि आंतरिक स्तर होता है, ध्यान दीजिए, आंतरिक स्तर होता है वह किससे निर्मित होता है, तो आपको जानना है पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होता है। बैक्टीरिया की तरह इसमें भी किससे निर्मित होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से पेप्टिडोग्लाइकेन से इनका आंतरिक स्तर निर्मित होता है। जबकि बाह्य स्तर होगा वह किससे निर्मित होता है, तो आपको जानना लाइपोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होता है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होगी द्विस्तरीय, बाह्य लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है, जबकि आंतरिक स्तर पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि इसमें जो वर्णक होते हैं वह किस में उपस्थित होते हैं, तो आपको जानना है क्रोमेटोफोर में उपस्थित होते हैं। और इसमें वर्णक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, साइनोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, साइनोबैक्टीरिया है उसकी जो कोशिकाओं के बीच बीच में इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अहरित कोशिकाएं होती हैं। और अहरित कोशिकाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, किन किन बैक्टीरिया में, मुख्य रूप से नोस्ट्रोक और एनाबिना में, नोस्ट्रोक एवं किसमें, एनाबिना में, ऑसिलेटोरिया में, इनमें आप ध्यान दीजिए, नोस्ट्रोक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया जैसे बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार की अहरित कोशिका उपस्थित होती हैं, उसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ नीलरी शैवाल जैसे नोस्ट्रोक, एनाबिना इत्यादि में अहरित मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उन कोशिकाओं को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, ये किसका कार्य करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से संबंधित संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट कहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हेट्रोसिस्ट किसे कहते हैं, एक सवाल ये बन सकता है, ये किससे संबंध होती है, ये दूसरा सवाल आपका बन सकता है। तो किसे कहेंगे हेट्रोसिस्ट, तो आपको जानना है कुछ नीलरी शैवाल जैसे नोस्ट्रोक, एनाबिना में एक विशेष प्रकार की अहरित मोटी भित्तियुक्त कोशिका उपस्थित होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, उसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट में एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम उपस्थित होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होगा। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वह नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन है, उस वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन होगी, उसको नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। वो कौन सी संरचना करती है, हेट्रोसिस्ट करती है। तो इस प्रकार से हेट्रोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो खोज की थी वह किसने की थी, तो आपको जानना है पीडी केनेस की सबसे पहले खोज की थी। तो इस प्रकार से पीडी केनेस की सबसे पहले खोज की थी। और इसका विस्तृत अध्ययन क्या था, एक भारतीय वैज्ञानिक थे आर.एन. सिंह। आर.एन. सिंह ने इसका क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना, हेट्रोसिस्ट होती है उसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम उपस्थित होगा। और इसके अंदर एक जीन उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, यानी नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको सक्रिय करने वाला जीन होता है, वो भी इसमें उपस्थित होता है, जिसके सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, नीलहरित शैवाल के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है
एट्रोसिस्ट के बारे में एक सवाल आपका बन सकता है, एक कोशिकीय कौन से, निवही कौन से, तंतुमय कौन से हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। एक सवाल और बन सकता है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है वो भी कौन से हैं, तो आपको जानना नीलरी सवाल है। ये प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिस है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिस। इसी कारण से तो हमने किसमें पढ़ा है, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा है इसको। ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में या नीलरी शैवाल के बारे में। तो ये नीलरी शैवाल, उसके कुछ आर्थिक महत्व भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट महत्व देख लिया, इसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीलरी शैवाल होते हैं, इनके द्वारा जल पृष्ठभूमि या एल्गल ब्लूम की प्रक्रिया भी होती हैं, जो कि एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसमें क्या होता है, तो आपको देखते हैं ये सलेसियाँ आच्छन से घिरे होते हैं और पूरी कॉलोनी जो जलीय सतह होती है उस पर गिर जाती है, जिसके कारण से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसे हम एल्गल ब्लूम या जल प्रस्फुटन कहते हैं। उसमें भी माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटोरिया जैसे जो नीलरी शैवाल होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, नीलरी शैवाल के बारे में। नीलरी शैवाल होते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों रूप में कर सकते हैं, ये तो सहजीवी रूप में भी कर सकते हैं या मुक्तजीवी रूप में भी कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि नोस्टॉक और एनाबीना होते हैं, ऑसिलेटोरिया होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रायोफाइट में एंथोसिरोस है, उसके थैलेस के अंदर उपस्थित रहकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसी प्रकार से टेरिडोफाइट हम पढ़ेंगे, उसमें एजोला पढ़ेंगे, एजोला के अंदर उपस्थित रहकर के और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य एनाबीना करती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे, हम पढ़ेंगे जब जिम्नोस्पर्म, तो उसमें हम देखेंगे कि जो साइकस होता है उसकी कोरोलॉइड रूट होती है, उस कोरोलॉइड रूट के अंदर भी आपको नोस्टॉक और एनाबीना उपस्थित रह करके और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी रूप में कर सकते हैं या आपको मुक्त जीवी रूप से रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कर सकते हैं। उसमें नोस्टॉक, एनाबीना और ओलोसीरिया भी उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं। ओलोसीरिया है वह आपको ध्यान रखना है, चावल के धान के खेत होते हैं, उन खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेंगे, उस बारे में हम ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट, और जो मोनेरा जगत है उसका लास्ट सदस्य है वो कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा है। तो अगला सदस्य हम देख लेते हैं किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगला ध्यान दीजिए, माइकोप्लाज्मा। अगला हमें कौन सा ध्यान रखना है, फोर्थ सदस्य है वो माइकोप्लाज्मा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो माइकोप्लाज्मा, ये आपको क्या ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की सबसे पहले खोज किसी, तो किसने की थी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा की खोज की थी वह नोकार्ड एवं ओरोक्स ने की थी। नोकार्ड एवं किसने की थी, ओरोक्स ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो इसकी सबसे पहले खोज की थी वो नोकार्ड एवं ओरोक्स द्वारा की गई, तथा इनके द्वारा इनका नाम दिया गया PPLO। ध्यान दीजिए, ये सवाल पूछा जा सकता है, PPLO का पूरा नाम क्या है, तो प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है वो किसका नाम है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO का पूरा नाम है। ये सबसे पहले नोकार्ड और रॉक्स ने इसको खोजा था और उसको नाम दिया था PPLO। फिर उसके बाद में माइकोप्लाज्मा नाम दिया था वो नोवाक ने दिया था। माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नोवाक ने दिया था। तो माइकोप्लाज्मा नाम है वो नोवाक द्वारा दिया गया, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल पूछा जा सकता है कौन से मोनेरा जगत के सदस्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो आप क्या ध्यान देंगे, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। और कोशिका भित्ति रहित होने के कारण से इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है, ये बहुरूपी होता है। किस प्रकार का होता है, बहुरूपी होता है। इस कारण से इसे हम जंतु जगत का या जीव जगत का जोकर कहा जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जीव जगत का जोकर कहा जाता है। ये अपना आकार क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, बहुरूपी होता है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनके शरीर के बाहर की ओर त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और 3 स्तरों से बनी हुई लाइपोप्रोटीन की झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए, तो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर
डीएनए होता है वह डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है, और साथ में आरएनए भी उपस्थित होता है। तो डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये माइकोप्लाज्मा इसके द्वारा जंतुओं एवं पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो जंतुओं एवं पादपों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। एक जापानी वैज्ञानिक थे डोई, उन्होंने सबसे पहले सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग होता है उसके बारे में भी इसका अध्ययन किया था। तो सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग होता है वह इसके द्वारा होता है। सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग हो गया। यहाँ आपको ध्यान रखना, आलू में कुर्सीसम रोग हो गया, आलू में कुर्सीसम रोग हो गया वह इसके द्वारा होता है। तो आलू में कुर्सीसम रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और रोगों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो बैंगन में लघुपर्णी रोग होता है वह भी इसके द्वारा होता है। तो बैंगन में लघुपर्णी रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो बैंगन में लघुपर्णी रोग भी इसके द्वारा उत्पन्न होता है। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, जो पपीता में गुच्छित शीर्ष रोग होता है, पपीता में गुच्छित शीर्ष रोग, पपीता में गुच्छित शीर्ष रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, तो गुच्छित शीर्ष रोग होगा वह भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये कुछ पादप रोग है जिसके बारे में ध्यान रखना है। सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग, आलू में कुर्सीसम रोग, बैंगन में लघुपर्णी रोग, पपीता में गुच्छित शीर्ष रोग, ये सारे रोग किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, माइकोप्लाज्मा के द्वारा आपको ध्यान रखना है जंतुओं और मानव में भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना, नर बंध्यता या बंध्यता रोग होता है वो भी इसके द्वारा होता है। मानव में नर बंध्यता रोग होता है वो इसके द्वारा होता है। या इसके द्वारा जननांग शोथ रोग भी होता है। इनके द्वारा मनुष्य में जननांग शोथ या नर बंध्यता रोग भी होता है। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान का अप्रारूपिक नमोनिया होता है वह भी मनुष्य में किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा अप्रारूपिक नमोनिया रोग होता है वह जंतुओं में होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, भेड़ बकरी में एग्लेटिया रोग होता है। भेड़ बकरी में जो एग्लेटिया रोग होता है वह एग्लेटिया रोग भी किसके द्वारा होता है, तो आपको जानना, भेड़ बकरी में एग्लेटिया रोग होता है वह इनके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से भेड़ बकरी में एग्लेटिया रोग हो गया, अप्रारूपिक नमोनिया रोग हो गया, नर बंध्यता रोग है वह इसके द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे तो इनके द्वारा पशुओं में, जो पालतू पशु होते हैं उन पशुओं में बोवाइन प्लूरोनमोनिया रोग होता है। तो इस प्रकार से बोवाइन प्लूरोनमोनिया रोग होता है वह प्लूरोनमोनिया रोग होगा वह किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये बोवाइन प्लूरोनमोनिया रोग होगा वह किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो माइकोप्लाज्मा जनित रोगों में पशुओं में बोवाइन प्लूरोनमोनिया रोग उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त नरबंध्यता, अप्रारूपिक नमोनिया, भेड़ बकरी में एग्लेटिया रोग, आलू में कुर्सीसम रोग, बैंगन में लघुपर्णी रोग, पपीता में गुच्छित शीर्ष रोग, सूरजमुखी में एस्टर येलो रोग इत्यादि रोग होते हैं वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला जगत हमने पढ़ा है मोनेरा, वो मोनेरा जगत कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।